हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। और रीजनरेशन के अंदर हम लोग कुछ 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन जानेंगे और टाइप्स ऑफ रीजनरेशन और नेचुरल रीजनरेशन को जानेंगे। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन की डेफिनेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। The act of replacing the old crop with younger ones either naturally or artificially is called regeneration। ठीक है, री मीन्स मैं आपको बता दूं, री मीन्स होता है फिर से, जनरेशन मतलब होता है कि फिर से जनरेट करना, फिर से उगना, है ना। तो इसको हम जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ, मान लो एक ट्री है और ट्री जब मैच्योर हो जाता है, सीड्स वगैरह लग जाते हैं उसमें, तो उसके सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं ऑब्वियसली, है ना। और अगर जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरे हैं, देखिए, ठीक है, और जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरे हैं, इन सीड्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वहाँ वहाँ, मतलब कि जो कि ग्रो करने में हेल्प करती है। लाइक आपका मॉइस्चर मिल गया थोड़ा सा, और आपका वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक ठाक सी हो गई, पानी मिल गया वहाँ पे, तो क्या होगा, ये सीड जो है वहीं पे ग्रो करने लग जाते हैं। आई बात समझ में। धीरे 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 ये प्लांट जो ये सीड हैं, ये सीडलिंग बनते हैं। सीडलिंग बनने के बाद फिर क्या होता है, एक मैच्योर ट्री बन जाते हैं। मैच्योर ट्री बनने के बाद फिर वही क्या होता है कि या तो फिर ये खुद से ढह जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होके, तो या फिर इसको क्या होता है, इनमें से हम लोग लकड़ियाँ काट लेते हैं, लकड़ी के लिए यूज़ कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो फिर इसके भी सीड्स क्या होंगे, गिरेंगे। तो यही सब चीज़ें, जो ये साइकिल है, ये रिपीट होती रहती है, यानी कि रीजनरेट होने लगती है ना। तो उसी को इसमें लिखा गया है कि जो हमारी पुरानी क्रॉप है उसको रिप्लेस करते हैं किससे, यंगर वन से। आई बात समझ में बात। किस कैसे, ये तो नेचुरली हो सकता है या फिर ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है ना। रिप्लेस तो हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा मैच्योर ट्री था उसके सीड्स से जो नया प्लांट बना, वो भी एक टाइम बाद आने के बाद क्या होगा, मैच्योर स्टेज में जाएगा और उसके भी सीड्स नीचे गिरेंगे। तो क्या होता रहेगा, जो ओल्ड वन है वो कौन रिप्लेस करेगा, न्यू वन। आई समझ में बात। उसी को हम लोग कह देते हैं रीजनरेशन, ठीक है, या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो आप। या फिर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो एग्जाम में। या फिर देखिए, इन एवरी फॉरेस्ट अ टाइम कम्स व्हेन इट इज़ डिजायरेबल इधर टू रिमूव ऑल और पोर्शन ऑफ द ट्री क्रॉप एंड टू रिप्लेस इट विद द क्रॉप ऑफ न्यू जनरेशन। यानी कि फॉरेस्ट में भी क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जब क्या होता है, ट्री क्रॉप के हम जो भी ट्री है या फिर क्रॉप है उसके हम कुछ पोर्शंस को कट कर देते हैं, और फिर क्या होता है, किसी नए प्लांट्स भी आने लगते हैं। बगल में ही आपका कोई प्लांट है तो वहाँ से क्या होने लगते हैं, सीड्स गिरते हैं और नया प्लांट, नई जनरेशन उगती है। आई बात समझ में। रीजनरेट करना उसी को, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। अच्छा, ये रीजनरेशन मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया था कि इसको हम, ये नेचुरली भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है। नेचुरली मतलब कि बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा खुद ही स्वतः हो जाना, हम लोगों का कोई इंटरफेयर किए बिना। और आर्टिफिशियली में क्या है कि हम करवाते हैं, लाइक ये सब चीज़ें हम लोग करवाते हैं आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली, है ना। तो इसी के बेस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका नेचुरल रीजनरेशन एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल हम लोग नेचुरल रीजनरेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं या कौन कौन से तरीके से हम लोग नेचुरल रीजनरेशन कह सकते हैं, इस चीज़ को आज समझेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो चलिए देखिए, natural regeneration. Natural regeneration is the renewal of a tree crop by self-sown seed or by vegetative mean, है ना। तो नेचुरल रीजनरेशन जो होता है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसमें क्या होता है, नेचर के थ्रू ही होता है। जो ट्री क्रॉप रिन्यू हो रही है वो खुद नेचर के थ्रू हो रही है। जैसे कि वो जो सीड, मैच्योर प्लांट है, मैच्योर प्लांट से जो सीड नीचे गिरा है और खुद ही क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है ना वहाँ पे, तो वो क्या है, नेचर बाय नेचर हो रहा है। हम लोग उसमें कोई पानी नहीं डाल रहे हैं, हम लोग कोई मॉइस्चर नहीं दे रहे हैं उसको, वो खुद ही ग्रो कर जा रहा है, यानी कि बाय नेचर ग्रो कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्या,
नेचुरल रीजनरेशन। और ये फिर क्या होता है, बीज बो के हो सकता है या फिर वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है। वेजिटेटिव मीन्स मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं यानी कि ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि कोई भी ट्री का है, सपोज हम लोग देखते हैं ना अलग अलग, किसी के हम लोग रूट्स प्लांट कर देते हैं, है ना, और किसी का हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टेम है तो स्टेम की कटिंग करके वो स्टेम ही जाके लगा देते हैं कहीं दूसरी जगह में, या फिर उसका कोई बर्ड है, बर्ड ही लेके जाते हैं, या फिर लीफ है तो हम लीफ लगा लेते हैं, है ना। ये इनके पार्ट से, तो वो होता है वेजिटेटिव मीन्स। आइए समझ में बात। तो देखते हैं नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सीड के थ्रू कैसे रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस, ठीक है। तो जो नेचुरल रीजनरेशन सीड से होता है वो डिपेंड करता है 4 चीज़ों में। अगर ये 4 चीज़ें आपकी सक्सेस हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, तो जो सीड है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, खुद ही रीजनरेट कर लेगा। आई समझ में बात। तो इसके कुछ 4 स्टेज हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका सीड प्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सीड आर मैच्योर्ड ओव्यूल्स विच कंटेन एम्ब्रियो। सीड प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सीड का एक अपना क्या होता है, एक मैच्योर्ड ओव्यूल होता है ना, जिसमें कि क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, है ना, जिससे क्या होता है, बाद में कोटिलिडन्स निकल के आते हैं और उसी से फिर प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करता है, सीडलिंग के फॉर्म में आता है ना। तो सीड प्रोडक्शन डिपेंड ऑन वेरियस। अब ये सीड भी कब होगा, अब ऐसे देखिए हमने बहुत सारे बीज इकट्ठे किए और अपने घर के अंदर रखे हैं, तो क्या वो सीड, क्या वो जर्मिनेट हो पाते हैं या उससे कोई प्लांट आता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, और जो फैक्टर्स उसको चाहिए होते हैं, जो कारक उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पे, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप, such as species, age of the tree or site, weather condition, attack of insect and fungi, etc. ठीक है। तो देखिए मतलब क्या होता है, ट्री की एज क्या है। जैसे जो पुराना पेड़ होता है तो पुराने पेड़ के सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी, मतलब उसके कम चांसेस होते हैं ग्रो करने के। ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो बीज होता है, हम अक्सर हर साल नया बीज करते हैं, जो पुराना बीज जो आता है तो उसको हम, जैसे कोई भी हम लोग सब्जी वगैरह लगाते हैं तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ग्रो करने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर ट्री की एज क्या है, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कम है, तो उसके जो सीड्स होंगे वो प्रॉपर ग्रो करेंगे। और दूसरी बात करता है कि साइट का, यानी कि कौन सी जगह में वो बीज गिर रहे हैं, वो सीड्स गिर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर वाटर उन्हें मिल सकता है ग्रो करने के लिए, क्या वहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चर मिल सकता है ना, क्या, या फिर वहाँ पे कोई बर्ड्स वगैरह आके उनको चुग जाती हैं, तो इससे भी क्या होगा, डिपेंड करता है ना इससे भी, कि सीड प्रोडक्ट्स तो होगा नहीं, ठीक। वेदर कंडीशन क्या है वहाँ की, मैंने आपको बता ही दिया, मौसम का बहुत फर्क पड़ता है। अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड फंगी, तो वही चीज़ है, या तो फिर कीड़े मकोड़े ने खा लिया, या फिर बर्ड्स जो है वो आई और चुग के चली गई, ठीक। तो क्या होता है, सीड प्रोडक्शन इन अ ट्री वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो सीड का जो प्रोडक्शन होता है किसी भी ट्री में, वो वो अलग अलग होता है। ये नहीं कि 4 बीज लगे तो अगले नेक्स्ट टाइम भी 4 बीज लगेंगे, या किस हिसाब से बीज लग रहे हैं, है ना। तो देखिए कुछ स्पीसीज हैं, सम स्पीसीज सच एस टेक्टोना ग्रैंडिस, डलबर्जिया सीसोस। टेक्टोना ग्रैंडिस होता है आपका टीक का बॉटेनिकल नेम होता है, और डलबर्जिया सीसो सीसम का बॉटनिकल नेम होता है। तो इनके जो सीड होते हैं वो क्या होता है, एवरी ईयर निकलते हैं। समझ में आई बात। और कुछ होते हैं सोरिया रोबस्टा, टर्मिनेलिया लाटा एक्सेट्रा, नीड्स वेल इन अल्टरनेट ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट ईयर्स में होते हैं, एक छोड़ के फिर ऐसे होते हैं, ठीक। During poor seeds by birds, insects, extra is also large. In case of citrus देवदारा means मान के चलो देवदार, क्वेरिकस ये बाज या ओक की स्पीसीज है। गुड सीड्स आर नॉट जनरली अवेलेबल ड्यूरिंग द पुअर सीड ईयर्स। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी साल ऐसा होता है कि फल काफ़ी कम लगते हैं किसी प्लांट्स में, और उनके सीड्स भी क्या होते हैं, काफ़ी कम ऑप्टिमाइज हो पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सीड्स के काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि ये ग्रो कर पाएंगे। आई समझ में बात। तो एक तो हो गया सीड का प्रोडक्शन, ये सीड के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात होती है सीड डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन में क्या होता है, देखिए
Seed dissemination gives the young seedling a better chance of survival, for they are saved to a large extent for competition with the parent plant. तो आप मान के चलो ये ट्री है और इसके जो बीज हैं वो कहाँ गिरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके नीचे ही गिरेंगे, रूट साइड को ही गिरेंगे, बॉटम साइड को, तो आसपास ही गिरेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो अब क्या है, बहुत सारे सीड्स उसके नीचे गिरे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लांट ग्रो करते हैं, वो सीड यहाँ पे ग्रो करती है, तो क्या हो पाएगा कि प्रॉपर ग्रो तो होगी नहीं कोई भी सीड, क्योंकि ऊपर से क्या है, छांव है, और दूसरी बात बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो काफ़ी जो सीड हैं वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ एजेंसीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सीड हैं अलग अलग जगह में पहुंच जाते हैं और आराम से क्या होते हैं, वहां पे ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपके क्या है उसके लिए है, एक तो है विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोशन। सपोज दैट कोई ट्री है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो उसमें जो बीज लगे होते हैं पेड़ में, तो वो पेड़ के बीज क्या हो जाते हैं, हवा के थ्रू किसी और जगह में चले जाते हैं, जहाँ हवा चलती है उस तरफ को चले जाते हैं, और जहाँ गिरे, अगर सुटेबल कंडीशन मिली तो वहीं ग्रो कर जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा, अगर मॉइस्चर मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो विंड के थ्रू हो सकता है। जैसे आप सपोज मान के चलो ना, पाइन के पेड़ है, पाइन के पेड़ क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग प्लांट तो नहीं करते हैं, बट फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो हैं क्या, पाइन के, चीड़ के, पाइनस के। तो क्या होता है, वो जब पेड़ होते हैं, बड़े लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, तो हवा जो चलती है, तो हवा चलने के थ्रू जो उसके सीड्स होते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, बहुत दूर, जो उसका फ्रूट है वो बहुत दूर दूर हवा के थ्रू चला जाता है, और जहाँ जहाँ वो गिरा और उसका सीड जहाँ पे गिरा, तो वहीं से वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। आई बात समझ में। एक एजेंट तो इसका विंड हो गया, और दूसरा आपका क्या होता है, वाटर के साथ। ठीक है, तो आसपास जैसे नदी वदी वाला एरिया है, तो उसके आसपास काफ़ी प्लांटेशन होता है, तो प्लांटेशन होता है तो क्या होता है कि उनके सीड्स भी क्या होता है, चांसेस रहता है कि वाटर वाटर के आसपास गिर जाएं, तो पानी के साथ बह के वो जहाँ किनारे रुक जाते हैं, वहीं पे उसका पेड़ लगना स्टार्ट हो जाता है। और एनिमल्स के थ्रू हो जाता है। देखिए काफ़ी एनिमल्स में क्या होता है कि वो लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं सीड्स को, तो क्या होता है, कुछ कुछ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो कैसे निकल जाता है, वो उसके वेस्ट मटेरियल, गोबर वगैरह जहाँ वो करेंगे, खा लिया, तो गोबर वगैरह जहाँ वो करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, सीड्स कुछ कुछ आ जाते हैं उसमें। दूसरी बात क्या होता है, एनिमल से जानवर है, तो क्या होता है, चलते चलते खाने की आदत होती है, तो उनने सपोज कोई भी पत्ता है या कोई भी स्टेम है, ऐसे पकड़ लिया यहाँ से, और वो चलते चलते रहे मस्त मगन होके, और आगे जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो जहाँ जहाँ वो रास्ते से जाए, तो कहीं तो रास्ते में गिरेगा वो, अब रास्ते में कहीं गिरा, तो वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, तो क्या होने लगा, अपने आप ग्रो करने लगा। आई बात समझ में। ऐसे क्या हो रहा है कि ये नेचुरल हो रहा है सब कुछ, है ना। मीन्स कि हवा से, पानी से, एनिमल से, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है कि इसका पेड़ यहाँ पे लग जाए, है ना। और दूसरी लास्ट होते हैं एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू भी ये सब चीजें होती हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया, जहाँ जहाँ पे सीड पहुँचने थे पहुँच चुके हैं। अब जर्मिनेट कैसे करेंगे, पैदा कैसे होंगे, सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड डिपेंड्स अपॉन सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब होता है अंदर, आंतरिक, और एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर। Internal factor which affect the germination are permeability of seed germination or permeability of seed coat to water, availability of water, moisture, oxygen and the nature of embryo। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंटरनल फैक्टर के अंदर जो सीड होता है, सीड की जो परमिएबिलिटी होती है, या जो सीड कोट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, तभी तो सीड ग्रो हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि मॉइस्चर कितनी मिल रही है उसको, अवेलेबल है कि नहीं है मॉइस्चर, ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उसका एम्ब्रियो का नेचर, जो भ्रूण है उसका नेचर कैसा है। सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर इन प्रॉपर रेंज, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट इन सर्टेन केस आर नेसेसरी। देखो कोई भी सीड को ग्रो करने के लिए आपको हमेशा मैं कह रही हूँ कि फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर उसको चाहिए ग्रो करने के लिए उतना टेम्परेचर, और जो मॉइस्चर चाहिए उसको, नमी जितनी चाहिए वो मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि लाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है ना। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी तो सीड तभी जर्मिनेट कर पाएगा, है ना। फिर देखिए, beside the external factor there are certain other factors which are important for germination of seed. Germination behavior of seeds varies from species to species.
अब क्या होता है कि सारे जो सीड्स होते हैं उनका नेचर सेम नहीं होता है, उनका जर्मिनेशन नेचर सेम नहीं होता है। तो क्या होता है, अलग स्पीसीज़ का अलग-अलग स्पीसीज़ का अलग-अलग रहता है ना? जैसे कि आप मान के चलो, आलू का ही आप मान के चलो, तो आलू को हम कहीं पे रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या आने लगते हैं उसमें से, छोटे-छोटे बर्ड टाइप के आने लगते हैं, है ना? और देखो अगर हम क्या होता है, कोई भी सीड है, चने ही आप मान के चलो, उनको आप भिगा दो, भिगाने के बाद कुछ दिन आप भिगाने के बाद रख दो उसको बंद करके, तो कुछ टाइम बाद ही दिखेंगे ना आपको, एम्ब्रियो से कॉटिलिडन ऊपर को आते हुए दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिली, क्योंकि उसको क्या मिला, नमी मिली, वाटर मिला, तो इसलिए वो क्या करने लग गया, ग्रो करने लग गया। और अभी वही चीज़ हमने वही जो चने थे वही हमने एक प्लास्टिक कंटेनर में रखे हुए हैं, बस हो गया ऐसे ही, ना कोई पानी है वहाँ पे ना कुछ, तो क्या वो ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। आई ना समझ में बात? नेक्स्ट है, द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम मिडिल एज ट्री जनरली शो मोर जर्मिनेटिव कैपेसिटी देन द सीड फ्रॉम यंगर एंड द ओल्डर ट्रीज। अच्छा, क्या होता है कि जो प्राइमरी स्टेज, जब जो ट्री है वो यंगर स्टेज में होता है, स्टार्टिंग में, और जब क्या होता है बूढ़ा हो जाता है पेड़, तो उसके इन दोनों के कंपैरिजन जो मिडिल एज, क्योंकि मिडिल एज में क्या होता है, ट्री खुद भी तो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, मैच्योर स्टेज में हो रहा है, मैच्योरिटी की पीक पर है, तो वहां पे अगर उस पेड़ के सीड हैं, तो वो सीड क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी जो होती है जर्मिनेट करने की, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। अब फोर्थ वन है सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, देखिए फिर, सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूली जर्मिनेटेड सीडलिंग इन सफिशिएंट नंबर एज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप इज अनडाउटेडली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट आर एज फॉलोज। देखो, सीड ने जर्मिनेट कर दिया है, सब कुछ हो गया, लाइक आपकी पहले क्या सबसे फर्स्ट क्या थी आपकी, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्ट हो चुका है, प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ। उसके बाद सीड डिसेमिनेशन हुआ, यानी कि डिस्पर्सल हुआ इधर से उधर, जहां जहां उसको जाना था, ठीक है, वहां पे हो चुका है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एक्सप्लोशन के थ्रू, एनिमल के थ्रू। और उसके बाद वहां पे उसने, सीड ने क्या कर लिया, जर्मिनेट भी कर लिया। अब जर्मिनेट करने के बाद क्या वो सरवाइव कर पाएगा नेचर में, है ना, स्टैब्लिश हो पाएगा अच्छे से, यानी कि पूरा ग्रो करके आराम से अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका कितना टेम्परेचर है, वहाँ के उस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, और प्लांट क्या, जो ग्रो करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो प्लांट तो ऐसे ही आपके क्या हो जाएंगे, नहीं ग्रो करेंगे, या गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, कितना कुछ होता है। ठीक है। इडेफिक मतलब होता है सॉइल कंडीशन आपकी कैसी है, उसकी सॉइल। बायोटिक और जेनेटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में तो यही आ गए आपके, प्लांट्स, इंसेक्ट वगैरह ने अगर उनको क्या नहीं किया, ये जैसे कि बर्ड्स आ गई, तो बर्ड्स ने अगर उन्हें नहीं खाया या जो भी किया, और या फिर इंसेक्ट का अटैक नहीं हो पाया, या एनिमल का नहीं हो पाया, यानी कि एनिमल सपोज आपका प्लांट सीडलिंग कर रहा है, तो किस ग्रेजिंग करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे ग्रो करता है वैसे ही खत्म हो जाएगा। और जेनेटिक फैक्टर, तो जीन जो है, जीन का भी उसमें क्या पड़ता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है किस, तो आई होप आपको ये नेचुरल रीजनरेशन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।